Hello everyone, welcome to Reading with Me session. Today I'm starting with a very important topic in pharmacology, NSAIDs जिनको शॉर्ट में बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. ठीक है. ये जनरली हमारी डेंटिस्ट्री में भी हम नॉन इन्फ्लेमेशन होता है, टोथेप्सिस वगैरह होता है, उसमें एज अ पेन रिलीफ हम देते हैं. ये एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं. एंटीपायरेटिक जो कि बुखार उतारने का काम करती हैं वो ड्रग्स, और एनाल्जेसिक्स जो पेन को कम करती हैं, पेन को रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, उन्हें एनाल्जेसिक्स कहा जाता है. बिफोर स्टार्टिंग विद कि मेन इनका क्या क्या कहाँ रोल है इनका, और क्या इनकी ड्रग्स में सैलिसिलेट्स वगैरह और जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो इनकी ड्रग्स हैं जो मेनली काम आती हैं, उन पे मूव ऑन करने से पहले मैं सबसे पहले एक ब्रीफ देना चाहूँगी क्लासिफिकेशन का, इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का. ओके. सो सबसे पहले तो फर्स्ट पेज जो है, आई एम रीडिंग फ्रॉम द के डी त्रिपाठी सेकेंड एडिशन फॉर डेंटिस्ट्री. ओके. सो पेन का सबसे पहले तो एक सिंपल सा बहुत अच्छे से डेफिनेशंस वगैरह एक्सप्लेन कर रखा है सबसे पहले, कि कोई भी इलनेस, कोई भी अनप्लीजेंट सेंसेशन जो कि किसी एक्सटर्नल या इंटरनल नॉक्शियस स्टिमुलस की वजह से होता है, ये प्राइमरी सिग्नल होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है, जिससे कि हमें डिस्कम्फर्ट और सफरिंग फील होता है, कभी कभी अनबियरेबल भी होता है. तो ये एक तरह से बॉडी का साइन भी होता है, सिम्टम भी होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है. जैसे कि डेंटल पेन है, एक्यूट पेन होता है नेचर में ये, तो दैट इज़ पेन, एंड पेन इज़ कॉल्ड एज एल्जेसिया. ठीक है. एनाल्जेसिया जो पेन को कम करे, एल्जेसिया इज़ पेन. एनाल्जेसिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो पेन रिलीफ होती हैं. वो एक्चुअली करती क्या है, हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल पेन मैकेनिज़्म जो है उस पर एक्ट करती हैं, बिना हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करे, बिना कॉज को अफेक्ट करे, वो पेन को रिलीफ करने का करती हैं. स्पेशली हम इसको कब देते हैं, जबकि हम उस स्टिमुलस को रिमूव नहीं कर सकते जिसकी वजह से पेन हो रहा है. कभी कभी इसके साथ ही हम इटियोलॉजिकल अप्रोच, मतलब कि किस वजह से पेन हो रहा है, तो हम जैसे कि अगर पस फॉर्मेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और पेन हो रहा है, तो हम साथ में एक एंटीबायोटिक देंगे जो कि उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा. बैक्टीरिया किल होगा, पस कम होगा, बॉडी का इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज़म्स कम होंगे, और हम पेन रिलीफ साथ में दे देते हैं ताकि पेन भी धीरे धीरे कम होता रहे. तो एल्जेसिक्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दो ग्रुप में डिवाइडेड है. ओपियोइड नार्कोटिक मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स, एंड नॉन ओपियोइड नॉन नार्कोटिक एंटी पायरेटिक एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं. ठीक है. तो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स एंड NSAIDs कॉमनली जो है वो डेंटल पेन में यूज़ होते हैं, बिकॉज टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन जो है वो एब्सेस, केरीज या टूथ एक्सट्रैक्शन की वजह से हो रहा है. ठीक है. अब इनका क्या है, डिफरेंट मेजर्स में इनका काम आता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू इनका मेन चीज़ इसमें यह है कि जैसे कि हम NSAIDs के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा देख रहे हैं कि एक मॉर्फिन से अगर हम इनको कंपेयर करें NSAIDs को, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस नहीं करते हैं. दे डू नॉट प्रोड्यूस फिज़िकल डिपेंडेंस, कोई फिज़िकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नो अब्यूज़ लायबिलिटी, कोई अब्यूज़ लायबिलिटी नहीं होती. एंड आर पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव इन इन्फ्लेमेटरी पेन. इन्फ्लेमेटरी पेन जो है उनमें पर्टिकुलरली इफेक्टिव होते हैं. ये प्राइमरीली, जैसा मैंने कहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसकी थ्रेशोल्ड को रेस करने में काम आता है कि हम कितना पेन को सेंसिटिवली कर सकते हैं. अब ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, और ये इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो हमारे सुनने में भी आती है. डाइक्लोफेनेक हो गई, इंडोमेथासिन हो गई, निमोसिलाइड्स हो गए, पैरासीटामोल हो गई. ओके. पैरासीटामोल हो गई, आइबुप्रोफेन्स वगैरह हो गई. ये हम जैसे जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हमें और क्लियर हो जाएगा. बेसिकली इसमें समझने का क्या है कि कॉक्स इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका NSAIDs का इनसे क्या कनेक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इनसे क्या कनेक्शन है. तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी
कि एस्पिरिन और एस्पिरिन जैसे ही नेसिड्स होते हैं। नेसिड्स में एक सबसे ज़्यादा कॉमन एस्पिरिन हमको मान के चलते हैं। तो ये एक्चुअली करते हैं क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे साइटोकाइनिन्स और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो होते हैं प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में। वो सब क्या करते हैं, वो है ना हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और ऐसे स्टिमुलस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एराकिडोनिक एसिड से, और एराकिडोनिक एसिड से प्रोड्यूस करने का काम एक एंजाइम करवाती है जो होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक है, द एंजाइम इज साइक्लोऑक्सीजिनेज, जो कि एक्चुअली क्या करती है, एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करती है, जो कि है ना हमारी बॉडी में कॉक्स के जो जिसको कि हाउस कीपिंग सेल्स कहा जाता है, और वो इंड्यूस होते हैं बाय साइटोकाइनिन्स एंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये जो कॉक्स होते हैं, कॉक्स दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 होता है, कॉक्स 2 होता है। जो कॉक्स 2 होता है वो जनरली हमारी बॉडी में माइन्यूट अमाउंट में रहता है, लेकिन वो इंड्यूस होता है, मतलब कि वो और ज़्यादा रिलीज़ होता है जब कोई साइटोकाइनिन्स सिग्नल देते हैं, उनका लेवल बढ़ता है। और साइटोकाइनिन्स का लेवल कब बढ़ता है, जब कोई इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन शुरू करना है, जहाँ कुछ इंजरी हो गई है, तो साइटोकाइनिन्स का लेवल बढ़ता है। वो सिग्नल करते हैं कि भाई कॉक्स 2 रिलीज़ करो, कॉक्स 1 रिलीज़ करो। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एराकिडोनिक एसिड रिलीज़ कर एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, जो भी इन्फ्लेमेशन और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं उन सब में प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर प्रोसेस करते हैं बॉडी में, तो हमको पेन होता है। तो अब ये क्या करते हैं नेसिड्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ही ब्लॉक कर मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ही नहीं बनने देते हैं, बाय कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देते हैं, जो एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना रहे थे। तो उससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ नहीं होता है, तो हमें पेन नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसका एक मैं फटाफट से रीड करके थोड़ा सा बता देती हूँ। NSAIDs block prostaglandin generation. This now considered to be the major mechanism of action of NSAIDs. Prostaglandin, prostacyclin, and thromboxanes are produced from arachidonic acid by the enzyme cyclooxygenase. इस एंजाइम से प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड इनमें कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन से विच एग्जिस्ट इन कंस्टिट्यूट कॉक्स 1 एंड एन इंड्यूसिबल कॉक्स 2 आइसोफॉर्म। द फॉर्मर सर्व्स एज अ फिजियोलॉजिकल हाउसकीपिंग फंक्शन while the later normally present in minute quantity is induced by cytokines and other signal molecules at the site of inflammation. Generation of prostaglandins locally which mediate many of the inflammatory changes, however COX 2 constitutively present at some sites in the brain and in just a glomerular cells, इनमें COX 2 generally present होते हैं, may serve physiologic role at these sites. Most NSAIDs inhibit COX 1 COX 2 non-selectively. मोस्ट ऑफ द NSAIDs COX 1 COX 2 को नॉन सेलेक्टिवली करते हैं, बट नाउ डेज COX 2 सेलेक्टिव वाले भी आ गए हैं। एस्पिरिन जो जनरली लेते हैं लोग बाग, दैट इज़ इनहिबिट्स कॉक्स इरिवर्सिबली, वो इरिवर्सिबली कॉक्स को इनहिबिट करता है बाय एसिटाइलेशन वन ऑफ इट्स सेरीन रेजिड्यू, उसके सेरीन रेजिडेशन का एसिटाइलेशन करके। टर्न ऑफ कॉक्स एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सिंथेसिस ऑफ फ्रेश एंजाइम, फिर से उसकी एक्टिविटी का बनना डिपेंड करता है कि फ्रेश एंजाइम कितना बन रहा है। ओके अब बेनिफिशियल एक्शंस ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन क्या क्या होगा, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इससे हमें। एनाल्जेसिया होगा, प्रिवेंशन ऑफ पेन इन नर्व एंडिंग सेंसेशन, नर्व के एंडिंग्स पे जो सेंसेशंस पास आउट होते हैं जिससे कि हमें पेन होता है उस पर रिएक्ट करेगा और सेंसेशंस नहीं होंगे। सेकेंड इज़ एंटीपायरेक्सिस, फीवर नहीं आएगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, एंटी थ्रोम्बोटिक, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होकर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होगा एक्चुअली। क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस इन न्यूबॉर्न्स में डक्टस आर्टेरियोसिस के क्लोजर में ये हेल्प करेंगे।
अब इसमें एक चीज़ क्या है कि अदर NSAIDs आर कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ कॉक्स। ये जो अदर टाइप के होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं कॉक्स के, रिटर्न ऑफ एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन फ्रॉम एंजाइम। अगर वो एंजाइम से अलग हो गए और उनका डिसोसिएशन हो गया तभी उसकी रिवर्सिबिलिटी होती है, जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स और उन सब पे डिपेंड करती है। अब हम एनाल्जेसिक्स की बात करें तो सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली अफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स स्टिमुलस, जिससे कि वो सब हो पाता है। बट ब्लॉक द पेन सेंसिटाइजेशन मैकेनिज्म इंड्यूस्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, NSAIDs डू नॉट अफेक्ट द टेंडरनेस इंड्यूस्ड बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्लॉक द पेन सेंसिटाइजेशन मैकेनिज्म इंड्यूस्ड by bradykinin, TNF alpha, interleukins and other analgesic substances। ये सब्सटेंसेस जो रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होता है, इनके सेंसिटाइजेशन को एक्चुअली में NSAIDs कम करते हैं। अगर हम टोपिकली उसको अप्लाई करें, डायरेक्ट एप्लीकेशन करें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, तो फिर NSAIDs कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनली ये जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करने के लिए बॉडी में, उनकी सेंसिटाइजेशन के मैकेनिज्म को कम करते हैं। दे आर देयरफॉर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड पेन इंक्लूडिंग एक्यूट डेंटल एंड पोस्ट एक्सेक्शन पेन। अगर कोई और इंजरी है जिसकी वजह से पेन हो रहा है तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि उनका जब कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है और उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है तो उस पर होगा। अब एंटीपायरेसिस जो इनका फ़ीवर को कम करने का इनका जो है एक्शन है, जो हमें बेनिफिट्स पड़े, उसमें एक्चुअली क्या है कि रिड्यूस तो करते हैं बॉडी के फ़ीवर को बट डू नॉट कॉज हाइपोथर्मिया इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। मतलब अगर नॉर्मल इंसान भी अगर वो खा ले तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कम करना है तो वो हाइपोथर्मिया उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दे। एक्चुअल में होता क्या है, फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन इज़ प्रोड्यूस थ्रू जनरेशन ऑफ पायोजन, ILS, TNF एंड इंटरफेरॉन्स विच इंड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन इन हाइपोथैलेमस। फीवर एक्चुअल में आता क्यों है, क्योंकि जब कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी जनरेट करती है पायोजन्स, इंटरफेरॉन्स और TNF अल्फ़ा और ये सब सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस से और फिर एक टेम्परेचर तक रेज होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है एक सेट पॉइंट तक। अब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है पायोजन के एक्शन को। बट अगर है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इंजेक्शन ही दे दिया जाए हाइपोथैलेमस में तो फिर NSAIDs कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के प्रोसेस को रोक रहे थे एट डिफरेंट लेवल्स, पायोजन को एक्शन को ब्लॉक वगैरह करके। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन अगर हमने इंजेक्ट ही कर दिया है तो फिर NSAIDs उसका कुछ नहीं कर सकते। द आइसोफॉर्म प्रेजेंट एट द साइट अपीयर्स टू बी COX-2 वहाँ पे एज आइसोफॉर्म प्रेजेंट होता है। पॉसिबली COX-3 ऑल्सो। अ स्प्लिट वेराइटी ऑफ COX-1 इज़ इनहिबिटेड बाय पैरासीटामॉल जो होते हैं वो इन्हीं COX इनहिबिटर्स को इनहिबिट करते हैं, जो कि है ना फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं सिक्रीट होने देते हैं और हमें फीवर नहीं आता। However, fever can occur through non-prostaglandin mediated mechanism as well। ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के मैकेनिज़्म के थ्रू ही फीवर आए, दूसरे मैकेनिज़्म से भी आ सकता है। अब शेयर्ड टॉक्सिसिटी ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन की वजह से क्या टॉक्सिसिटीज़ वगैरह हो सकती हैं। एक तो गैस्ट्रिक म्यूकोजल में डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फंक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, लिमिटेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो क्योंकि सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है बॉडी में इनकी वजह से, तो रीनल का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। डिले और प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर इन प्रेगनेंसी हो सकता है। अस्थमा एंड एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल जिनमें ये होने के चांसेस हैं, जो कि एक्चुअल में इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं या पहले पास्ट में रह चुके हैं, तो उनमें अस्थमा और एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम NSAIDs प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका जो एक्शन है उसके ऊपर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ NSAIDs इज कंसिडरेशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बट the anti-inflammatory potency of different compounds roughly correspond with their potency to inhibit
कॉक्स, मतलब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी है उस वो रफली एकदम करस्पॉन्ड करती है विद द पोटेंसी टू इनहिबिट कॉक्स। कॉक्स को इनहिबिट करने की पोटेंसी के साथ वो रफली एकदम मैच करती है, क्योंकि निमोसिलाइड इज़ अ पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी बट रिलेटिवली वीक कॉक्स इनहिबिटर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो अच्छा कॉक्स इनहिबिटर भी हो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ओनली वन ऑफ द मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जो कि इनहिबिशन ऑफ कॉक्स 2 से डज नॉट डिप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ अदर मीडिएटर्स। जो हम कॉक्स करते हैं उससे खाली प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हम कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले अदर मीडिएटर्स भी होते हैं जिनको है ना कॉक्स नहीं कर सकता इनहिबिट, जैसे कि LTs हैं, PAF हैं, साइटोकाइंस वगैरह हैं, ये सब भी उसके लिए इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्फ्लेमेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्कर्ड participation of a large number of vasoactive, chemotoxic and proliferative factors at different stages पे कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करते हैं। तो उसके लिए उनको मैनेज करने के लिए टारगेट्स फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए भी बहुत सारे टारगेट्स चाहिए हमें। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल एक्सप्रेस एडिशन मॉलिक्यूल्स। जो एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनके पास एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं ECAM और ICAM1 ऑन देयर सरफेस एंड प्ले अ की रोल इन डायरेक्टिंग सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। उनको डायरेक्शन देना में इनका हेल्प होता है। सिमिलरली इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे सेलेक्टिन्स और इंटीग्रिन्स होते हैं certain NSAIDs may act by additional mechanism including inhibitions of expression activity of some molecules and generation of superoxide and other radicals। ये जो कुछ NSAIDs ऐसे होते हैं जिनका एडिशनल मैकेनिज्म भी हो सकता है अदर सुपर ऑक्साइड से फ्री रेडिकल्स को जनरेट करना, एक्टिविटी ऑफ सम मॉलिक्यूल्स वगैरह करना एक्सेप्ट, ताकि उनका एक्शन बढ़ सके। ग्रोथ फैक्टर्स लाइक GM, CSF, TL6 लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर में ऑल्सो भी अफेक्टेड, और इनसे NSAIDs के इन एक्शन की वजह से ये सब चीज़ें भी अफेक्ट हो सकती हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड एंटागोनिज्म ऑफ सर्टेन एक्शंस ऑफ काइनेंस में भी कंट्रीब्यूटिंग टू NSAIDs एक्शन। NSAID के एक्शन में ये सारे फैक्टर्स एंटागोनिज्म्स और ये सब भी अपना अपना रोल प्ले कर सकती है। अब हम COX-1 और COX-2 इनहिबिटर्स का एक ये चार्ट दिया हुआ है, उनकी फीचर्स की बात करें हम तो जो COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं उनमें एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज नहीं होता है और एस्पिरिन सेंसिटिव अस्थमा का प्रेजेंटेशन भी नहीं होता है। तो मेनली जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स होंगे वो आई थिंक सबसे बेस्ट होंगे कंपैरेटिवली जो नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स हैं जो कि COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर सकते हैं। अब हम मेन चीज़ पे आ गए हैं कि कहाँ कहाँ NSAIDs का मेन यूजेस हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्मेनोरिया में क्या है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं, दीज आर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन डिस्मेनोरिया हैज़ बीन क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंड दैट ऑफ PGF2 alpha metabolite in circulation are raised in dysmenoric women. Okay, NSAIDs and lower uterine PG levels afford excellent relief in 60 to 70% and partial relief in the remaining. Okay, now antiplatelet aggregatory की बात करें तो NSAIDs inhibit synthesis of both pro-aggregatory and anti-aggregatory जो कि प्रोस्टेनॉइड्स है, बट इफ़ेक्ट ऑन प्लेटलेट इनहिबिट तो करती ही हैं इन दोनों को, बट इफ़ेक्ट ऑन प्लेटलेट TXA2 predominates therapeutic dose of some NSAIDs inhibit platelet aggregation. ओके, तब इसमें क्या बोला है, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी, तो मतलब प्लेटलेट का जो प्लेटलेट नहीं बनने देता है, उनका एक्शन को स्टॉप करता है, उसके एग्रीगेशन में
ये नेसिड्स हेल्प करते हैं। नेसिड्स इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रो एग्रीगेटरी एंड एंटी एग्रीगेटरी प्रोस्टेनॉइड्स। ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि प्रो एग्रीगेटरी हों और एंटी एग्रीगेटरी हों, इन दोनों को इनहिबिट करता है। बट इफ़ेक्ट ऑन प्लेटलेट प्रीडोमिनेट्स, फिर इफ़ेक्ट ऑन प्लेटलेट जो है वो प्रीडोमिनेट करता है। थेरापेटिक डोजेस ऑफ सम नेसिड्स इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। इनके थेरापेटिक डोजेस से प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता है, ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड। और एस्पिरिन इज़ हाईली एक्टिव, acetylates platelet cox irreversibly in portal circulation before it is deacetylated by first pass metabolism in the liver। इसका कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन रोक रहे हैं नेसिड्स की मदद से, जिसकी वजह से थ्रोम्बस और क्लॉट्स नहीं बनते हैं, जिनकी वजह से पेन ना हो। एस्पिरिन इज़ हाईली एक्टिव, एस्पिरिन हाईली एक्टिव है। एसिटाइलेट्स प्लेटलेट कॉक्स इरिवर्सिबली। ओके, जो एसिटाइलेट्स होते हैं प्लेटलेट कॉक्स इरिवर्सिबली इन पोर्टल सर्कुलेशन में इरिवर्सिबली प्लेटलेट कॉक्स का इनहिबिटर होते हैं बिफोर इट इज़ डीएसिलेटेड बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर। इससे पहले कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से डीएसिटाइलेट हो, एस्पिरिन जो है एसिटाइलेट कर देता है प्लेटलेट कॉक्स को इरिवर्सिबली फ्रॉम पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, स्मॉल डोजेज आर देयर फॉर एबल टू एक्सर्ट एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट फॉर सेवरल डेज। तो कम डोज से भी एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट हो जाता है। रिस्क ऑफ पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग इज एनहेंस्ड, but in this case risk of post extraction bleeding is enhanced. What does this whole is meaning is, okay, ductus arteriosus closure में अगर हम बात करें, during fetal circulation ductus arteriosus is kept patent by local elaboration of PGE2 and PGI2. okay, unknown mechanism switch off the synthesis at birth and the ductus closes. When this fails to occur, small dose of indomethacin or aspirin brings about closure in majority of cases within a few hours by inhibiting prostaglandin production. Administration of NSAID in late pregnancy has been found to promote premature close of ductus in some cases. Dentists should avoid prescribed NSAIDs near term. Okay. डक्टस आर्टेरियस क्लोजर की हम बात करें तो फीटल सर्कुलेशन में एक पेटेंट बाय लोकल इलेबोरेशन अननोन मैकेनिज़्म के थ्रू इनका एलेबोरेशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। लेकिन एक बर्थ के टाइम पे ये जो है वो डक्टस क्लोज हो जाती है। अगर ये फेल हो वो मैकेनिज़्म तो एंडोमेथासिन और एस्पिरिन देकर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फ्यू आवर्स में प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन रुक जाता है और वो क्लोज हो जाती है डक्टस। बट हैज़ बीन फाउंड प्रमोट, पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेट प्रेगनेंसी में NSAIDs का हम कर दें तो वो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस में आ जाती हैं। तो वी शुड नॉट एडवाइज और प्रिस्क्राइब NSAIDs नियर टर्म उस टाइम के दौरान। पार्चुरेशन की अगर हम बात करें तो सडन स्पूट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय यूट्रस प्रोबेबली ट्रिगर्स लेबर एंड फैसिलिटेट्स इट्स प्रोग्रेशन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर सडन स्पर्ट सिंथेसिस हो यूट्रस से प्रोबेबली ट्रिगर्स जो कि लेबर को ट्रिगर करता है एंड फैसिलिटेट इट्स प्रोग्रेशन। अकॉर्डिंगली NSAIDs हैव द पोटेंशियल टू डिले एंड रिटार्ड लेबर, हाउएवर लेबर कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब यहाँ पे 3 बातें कही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सडन स्पूट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय यूट्रस प्रोबेबली ट्रिगर करता है लेबर को एंड फैसिलिटेट इन द प्रोडक्शन, बट अगर NSAIDs have potency to delay also regarding
रिटार्ड लेबर, उसको डिले भी कर सकता है। और लेबर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की एब्सेंस में भी हो सकता है। अब एक्चुअली हमने पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा के बने रहने में हेल्प करते थे। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसको मेंटेन करने में हेल्प करते थे, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होंगे तो उनके एब्सेंस में भी लेबर होगा, प्लेसेंटा का और इन सब का डिसोसिएशन होगा, and that will probably lead to favor in the labor। और भी इसमें ये 3 अलग अलग बातें की, डिपेंडिंग ऑन द डोजेज एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दीज थिंग्स विल वेरी। ओके, नाउ गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज की अगर हम बात करें, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स में हमने देखा था, इधर चार्ट में COX-1 इनहिबिटर्स करते हैं हम। गैस्ट्रिक पेन, म्यूकोजल इरोजन एंड अल्सरेशन एंड ब्लड लॉस आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल नीसिड्स टू वेरी एक्सटेंट। ठीक है, इरोजन, गैस्ट्रिक पेन और ब्लड लॉस कॉज होता है बाय सारे नीसिड्स के थ्रू। रिलेटिव गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी इज़ अ मेजर कंसिडरेशन इन द चॉइस ऑफ नीसिड्स। ओके, गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी मेजर कंसिडरेशन है चॉइस ऑफ नीसिड्स की, हम नीसिड्स दे या नहीं दे। इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव पीजीज इज़ क्लियरली इन्वॉल्व। और ये होता किस वजह से, जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड से हमारी म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इनका एक्चुअली इनहिबिशन हो जाता है, इस वजह से ये होता है। तो लोकल एक्शन इंक्लूडिंग बैक डिफ्यूजन ऑफ H+ आयन इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा ऑल्सो प्ले अ रोल। जो बैक डिफ्यूजन होता है हाइड्रोजन आयंस का इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसकी वजह से भी एक रोल प्ले करता है इसमें। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूसेस म्यूकस एंड HCO3-। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होते हैं तो म्यूकस का और कार्बोनेट आयन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। टेंड्स टू एनहेंस द एसिड सिक्रेशन, जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन बढ़ेगा एंड मे प्रमोट म्यूकोजल इश्चीमिया, वहाँ पे इश्चीमिया होने के चांसेस हैं। एंड थस नीसिड्स एनहेंस एग्रीगेसिव फैक्टर्स एंड कंटेन डिफेंसिव फैक्टर्स इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा और अल्सरोजेनिक, इसकी वजह से वहाँ पे अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। पैरासीटामोल वीक एनहेंस एग्रीगेटिव फैक्टर्स एंड जो एग्रेसिव फैक्टर्स को नीसिड्स एनहेंस करती हैं एंड कंटेन डिफेंसिव फैक्टर्स इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो कि अल्सरोजेनिक होते हैं। पैरासीटामोल इज़ अ वेरी वीक इनहिबिटर ऑफ COX, इज़ practically free of gastric toxicity and selective COX-2 inhibitors are safer। जो पैरासीटामोल होती है वो अ वेरी वीक COX इनहिबिटर ऑफ COX, बहुत वीक इनहिबिटर होती है COX की एंड इज़ प्रैक्टिकली फ्री ऑफ गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी। सबसे सेफेस्ट ड्रग्स में से आती है पैरासीटामोल, इज़ फ्री ऑफ गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी एंड सेलेक्टिवली COX-2 इनहिबिटर आर सेफ़र। जो COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं। हमने पैरासीटामोल का एग्जांपल देखा है, इनका पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, लेकिन एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक एक्शन इसका ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, सो स्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे कि मीजोप्रोसोल है, एडमिनिस्टर्ड currently with NSAIDs counteract their gastric toxicity। ओके, स्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो एनालॉग्स हैं जैसे कि मीसोप्रोस्टॉल जो है, ये एडमिनिस्टर करने से साथ में क्या होता है कि NSAIDs का जो गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी वाला जो उसका पॉइंट है वो कहीं ना कहीं उसको ओवरकम कर देता है, काउंटर एक्ट विद दिस। So misoprostol is important, plays important role। Next move, अब हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ नीसिड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नीसिड्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या क्या है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इरोजन, पेप्टिक अल्सरेशन,
gastric bleeding, perforation, esophagitis, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। रीनल में जो रिटेंशन हो जाता है, फेलियर भी हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। हेपेटिक भी रेयर है, बट हेपेटिक बात करें तो रेज्ड ट्रांसअमीनेजेस एंजाइम है, इनका रिलीज हो जाएगा। हेपेटिक फेलियर के चांसेस रेयर हैं, बट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक, कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियरल सीजर्स वगैरह हो सकते हैं। हेमेटोलॉजिकल में ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोलाइटिक अनीमिया, ग्रैनुलोसाइटोसिस, ये सब हो सकता है। ओके, एंड अदर्स हम बात करें तो अस्थमा है, एक्सासर्बेशन, नेजल पॉलीपोसिस, स्किन रैशेस, प्लूराइटिस, एंजियोइडीमा, ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं। रीनल इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा एलैबोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है। कंडीशंस लीडिंग टू हाइपोवॉलीमिया, जब वॉल्यूम कम हो जाए, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन, सोडियम का लॉस, इंड्यूसिंग ऑफ induce renal prostaglandin synthesis which bring about intra-renal adjustment by producing vasodilation, inhibiting tubular chlorine reabsorption, sorbent water में कमी, oppose EDH action। ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस से होता था। नीसेट्स प्रोड्यूस रीनल इफेक्ट बाय एटलीस्ट 3 मैकेनिज्म। नीसेट जो रीनल पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू करता है। COX-1 dependent impairment of renal blood flow and reduction in GFR can worsen renal insufficiency। ठीक है, जो COX-1 मीडिएटेड होगा जिससे कि फ्लो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में रिड्यूस हो जाएगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर COX-2 जो होते हैं प्रोबेबली COX-1 ऑल्सो डिपेंडेंट, सोडियम वाटर रिटेंशन होना, एबिलिटी टू कॉज पैपिलरी नेक्रोसिस ऑन हैबिचुअल इंटेक करने पर पैपिलरी नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है अगर उसे सही टाइम पे सही अमाउंट में ना लिया जाए तो। सो दीज साइड इफ़ेक्ट्स एंड दीज एडवर्स इफ़ेक्ट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ मच एंड how should we use them. Renal effects of NSAIDs are not marked in normal individuals but become significant in those with congestive heart failure, hypovolemia, hepatic cirrhosis, renal disease, and in patients receiving diuretics or antihypertensives। ठीक है, इन पेशेंट्स में उसका एडवर्स इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। सोडियम रिटेंशन एंड इडीमा कैन अकर, सोडियम रिटेंशन और इडीमा हो सकता है उन लोगों में। डायूरेटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इफेक्ट आर ब्लंटेड। डायूरेटिक और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अगर उनके साथ ले रहे हैं तो उनका इफेक्ट भी कम होगा और जिसके रीनल के जो एडवर्स इफेक्ट्स थे NSAIDs के वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इन पेशेंट्स में रीनल परफ्यूजन, वाटर लॉस वगैरह कम करता था। रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस से ये सब चीज़ें जो एडजस्ट हो जाती थी, अगर बॉडी में कभी कुछ कम हो रहा है या परफ्यूजन कम हो रहा है तो ट्यूब्यूलर लेवल पे क्लोरीन का रीएब्जॉर्प्शन बंद करके ADH का अपोज करके प्रोस्टाग्लैंडिन इन सब चीज़ों को बढ़ाता था, तो उन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अगर NSAIDs प्रोस्टाग्लैंडिन्स को अफेक्ट करेंगे, उनको नहीं इनहिबिट करेंगे तो उसका दूसरे इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शन की हम बात करें तो एस्पिरिन प्रेसिपिटेट्स अस्थमा, एंजियोन्यूरेटिक स्वेलिंग, अर्टिकेरिया और राइनाइटिस इन सर्टेन ससेप्टेबल इंडिविजुअल। These subjects react similarly to chemically diverse NSAIDs, ruling out immunological basis for the reaction. Inhibition of COX with consequent diversion of aragonodic acid to TLS and other products of lipoxygenase pathway may be involved, but there is no
प्रूफ। अब इसमें क्या बोला है, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन। एस्पिरिन जो है वो अस्थमा को, एंजियोनेरोटिक स्पेलिंग अर्टिकेरिया इन सब को प्रेसिपिटेट कर सकता है, जिसमें भी ये पीपल्स में ये ससेप्टेबल हैं। ये सब्जेक्ट रिटार्ड सिमिलर टू केमिकली डाइवर्स निसिड्स। केमिकली निसिड्स जो जिनका वाइड एक्शन है, उनके साथ उनकी वजह से ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं, एंड जिनकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल बेसिस फॉर द इन रिएक्शंस में जो होती है वो रूल आउट हो जाती है, एंड इनहिबिशन ऑफ कॉक्स एंड कॉन्सिक्वेंट डाइवर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड, जो कि जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता था, इनमें जो हम कॉक्स की मदद से कॉन्सिक्वेंट करते हैं। तो एल्टीज एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइपोक्सिजेनस पाथवे में भी इन्वॉल्व एंड देयर इज नो प्रूफ। इसका कुछ खास प्रूफ मिला नहीं है, पर इन सब रिएक्शन में को कॉज करने में, इनमें ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में इनको प्रेसिपिटेट करने में इसका रोल होता है। ओके, अब हम सैलिसिलेट्स की अगर बात करें, स्पेसिफिकली एस्पिरिन पे हम आ गए हैं। एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन it is rapidly converted in the body to salicylic acid, which is responsible for most of the action। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है जो कि सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। अदर एक्शंस आर रिजल्ट ऑफ एसिटाइलेशन ऑफ सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग कॉक्स। ठीक है, इसके जो एक्शंस हैं वो जनरली एसिटाइलेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं, जैसे कि कॉक्स। ठीक है, एस्पिरिन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड इज स्टिल वाइडली यूज्ड। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एसिटाइलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग कॉक्स, जो कि हमारे थे, कॉक्स का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेस। ठीक है, तो इनका भी एसिटाइलेशन करवा कर इनका मैकेनिज्म होता है एक्शन का, ओल्डेस्ट वन है ये। अब इनकी फार्माकोलॉजी पे हम आते हैं। व्हाट एस्पिरिन डज, इट्स एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में एस्पिरिन इज वीकर एनाल्जेसिक दैन मॉर्फिन टाइप ड्रग्स। मॉर्फिन जैसी ड्रग्स से अगर कंपेयर करें तो इनका पेन को कम करने का एक्शन थोड़ा वीक है। एस्पिरिन 600 मिलीग्राम, कोडीन 60 ग्राम, बट इज इफेक्टिवली रिलीव्स इन्फ्लेमेटरी टिश्यू इंजरी रिलेटेड। इन्फ्लेमेटरी एंड टिश्यू इंजरी पर एस्पिरिन का 600 मिलीग्राम इज इक्वल टू कोडीन का 60 मिलीग्राम, बट ये इफ़ेक्टिव है इन्फ्लेमेशन में कम करने में, कनेक्टिव टिश्यू एंड इंटीग्यूमेंट पेन को कम करने में। कनेक्टिव टिश्यू में कोई इंजरी हो गई या इंटीग्यूमेंटल कोई ब्रेन है तो उसको कम करने में। इट इज़ रिलेटिवली इनइफेक्टिव इन सीवियर विसरल एंड इश्केमिक पेन। लेकिन अगर किसी विसरल बॉडी पार्ट में कोई हो रहा है पेन, या ड्यू टू इश्केमिया अगर पेन है, तो ये इसका रिलेटिवली इफेक्टिवनेस नहीं है, इनइफेक्टिव है। एनाल्जेसिक एक्शन इज मेनली ड्यू टू अपटूंडिंग ऑफ पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स। पेरिफेरल पे जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनका ऑब्ट्यूशन की वजह का, उनका ऑब्ट्यूशन करना, उनको बंद करना, उनको रोकना, दैट इज़ इट्स मेन एक्शन। एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स। जो हमारे पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स हैं उन पे एक्ट करना, और जो सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स हैं उनको प्रिवेंट करना बाय प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएशन, और ये इसका मेन एक्शन है ऑफ वर्क है। A central perception also contributes. A central subcortical action raising the threshold to pain perception also contributes. तो सेंट्रल सबकॉर्टिकल एक्शन है जिसमें कि थ्रेशोल्ड टू पेन की कितना पेन तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, सबकॉर्टिकल
सबकॉर्टिकल एक्शन होता है इसका उत्पाद पे, और परसेप्शन उसका चेंज होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है। पर द मॉर्फिन लाइक एक्शन ऑन साइकिक प्रोसेसिंग और रिएक्शन कॉम्पेंट ऑफ पेन इज मिसिंग। लेकिन मॉर्फिन के जैसा एक्शन जो कि साइकिक प्रोसेस होता है और रिएक्शन उसका जो कंपोनेंट है वो मिसिंग होता है इसमें। नो सीडेशन, सब्जेक्टिव इफेक्ट, टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंसेस प्रोड्यूस। इसके केस में हम कोई सीडेशन, सब्जेक्टिव कोई इफेक्ट, टॉलरेंस या फिजिकल डिपेंडेंस डेवलप नहीं होता है। Aspirin reset the hypothalamic thermoset and rapidly reduces fever by promoting heat loss, sweating, cutaneous vasodilation, but does not decrease heat production. जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता था प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इन सब, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का। एस्पिरिन क्या करता है, उनका थर्मोसेट उसको रीसेट करता है, फीवर को रैपिडली रिड्यूस करता है ताकि बाय स्वेटिंग और क्यूटेनियस वाइजोडाइलेशन वगैरह करवा के, बट ये हीट के प्रोडक्शन को कम नहीं करता है, उसके हीट के लॉस को प्रमोट करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इज़ एक्सर्टेड एट हाई डोजेज 3 to 5 ग्राम पर डे और 100 मिलीग्राम पर kg पर डे। हाई डोजेज पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी इसका शो करता है, जबकि हमने जबकि इसका मेन काम इससे इफेक्ट होता है। Now the signs of inflammation like pain, tenderness, swelling, vasodilation and leukocyte infiltration are suppressed। जो साइंस है इन्फ्लेमेशन के, जैसे कि पेन है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, वाइजोडाइलेशन है, ल्यूकोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन है, ये सब सप्रेस हो जाता है। हाउएवर progression of the underlying disease in rheumatoid arthritis, rheumatic fever and osteoarthritis etc. are not affected। ओके, बट जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का, जैसे कि रूमेटिक आर्थराइटिस है जिसके अंदर पेन हो रहा है, हमने पेन के रिलीफ के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एस्पिरिन दी थी, तो वो उसके जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, उनको सप्रेस कर देगा, लेकिन डिजीज़ के प्रोग्रेशन को नहीं रोक रहा है। डिजीज़ इज नॉट अफेक्टेड। रूमेटॉइड फीवर हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इन सब चीज़ों को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा, ये एक वीक एनाल्जेसिक है, मतलब पेन को कम करने की जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कंपैरेटिवली वीक है अगर हम मॉर्फिन जैसी ड्रग से कंपेयर करें तो, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसका फंक्शन है वो इफ़ेक्टिवली ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और वो कैसे करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लेमेटरी से पहले एनाल्जेसिक का हमने पढ़ा था कि एनाल्जेसिक एक्शन कैसे होता है इसका, वो पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स की सेंसेशंस वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस वगैरह को कम करके ये करता है अपना एनाल्जेसिक से पहले। और एंटी इन्फ्लेमेटरी में इसमें हाई डोजेज पे दें तो उसके जो सिम्टम्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, पेन को, टेंडरनेस को, स्वेलिंग को, इन सब चीज़ों को ये कम करता है। अब इसके मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट को अगर हम देखें तो दीज आर सिग्निफिकेंट ओनली एट एंटी इन्फ्लेमेटरी डोजेस। सेलुलर metabolism is increased especially in skeletal muscles due to uncoupling of oxidative phosphorylation, increased production। okay, तो ये significant
होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डोजेज जो होगी उसी में इसका सिग्निफिकेंस होगा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है स्पेशली इन स्केलेटल मसल्स में ड्यू टू अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अनकपलिंग होना, उससे हीट की प्रोडक्शन बढ़ना, जिससे कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म का इंक्रीज होना स्पेशली स्केलेटल मसल का, ये सब उससे इफेक्ट होता है। बट जब एंटी इन्फ्लेमेटरी डोजेज होता है, डोजेज जो चाहिए जो कि 3 to 5 ग्राम पर डे है इतना दिया जाए तो देयर इज़ इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ब्लड शुगर में डिक्रीज स्पेशली इन डायबिटिक्स में स्पेशली ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ब्लड शुगर का लेवल कम होगा एंड लिवर ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड, लिवर में जो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है उसका भी डिप्लीशन होगा। हाउएवर हाइपरग्लाइसीमिया इज ऑफन सीन इन टॉक्सिक डोजेस, लेकिन हाउएवर हमने देखा है हाइपरग्लाइसीमिया इज ऑफन सीन इन टॉक्सिक डोजेस, अगर इसकी टॉक्सिक डोज दी गई तो ग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया हमें देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन का लेवल वगैरह बढ़ा हुआ मिलता है। दिस इज ड्यू टू द सेंट्रल sympathetic stimulation, release of adrenaline and corticosteroid, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से ये ऐसा होता है जनरली। रिलीज ऑफ एड्रेनालिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एड्रेनालिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रिलीज होने की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो टॉक्सिक डोजेज, तो डोजेज का मेन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम रेस्पिरेशन पे इसके इफेक्ट की बात करें तो इफ़ेक्ट आर डोज डिपेंडेंट। एट एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज रेस्पिरेशन इज स्टिमुलेटेड बाय पेरिफेरल। ओके, तो इफ़ेक्ट जो है वो डोज डिपेंडेंट होता है। एट एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज रेस्पिरेशन इज स्टिमुलेटेड बाय पेरिफेरल एंड सेंट्रल एक्शंस, पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शंस के लिए। पेरिफेरल पे इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, सेंट्रली इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ COX-2, ये दो COX-2 कार्बन डाइऑक्साइड का सेंसिटिविटी एट सेंट्रल लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन एट पेरिफेरल लेवल बढ़ जाता है उसका स्टिमुलस वगैरह। एंटी इन्फ्लेमेटरी में हाइपर वेंटिलेशन इज प्रोमिनेंट इन सैलिसिलेट पॉइजनिंग, सैलिसिलेट की अगर पॉइजनिंग हो गई तो हाइपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। फर्दर राइज इन सैलिसिलेट लेवल कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डेथ इज़ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की अगर हम बात करें तो यूजुअल एनाल्जेसिक डोज जो कि 0.3 to 1.5 ग्राम होती है हैव नो इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इनिशियली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन predominates and tends to wash out carbon dioxide despite increased production. इनिशियली तो जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन दे रहा है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन होने के बाद भी वो प्रीडोमिनेट नहीं करता है इतना। इनिशियल रेस्पिरेशन प्रीडोमिनेट्स एंड टेंडर्स टू wash out the carbon dioxide despite of increased production, respiratory ankylosis which is compensated by increased renal excretion। यहाँ पे क्या कहना जा रहा है कि इन्फ्लेमेटरी डोजेस पे सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। इनिशियली तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन जो होता है वो डोमिनेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन के बाद भी वॉश आउट वगैरह होता है, रेस्पिरेटरी एंकाइलोसिस होता है विच इज़ कंपनसेटेड बाय इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन बढ़ जाता है इनका, which with accompanying sodium and potassium water. Most adults treated with 4 to 6 gram per day of aspirin stay in a state of compensated respiratory ankylosis.
ओके, जिनको एस्पिरिन दिया जा रहा है 46 ग्राम पर डे, मोस्ट ऑफ एडल्ट स्टे इन अ कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी ऑन्कोडोसिस, तो स्टेट में वो रहते हैं, stay in a state of compensatory inspirated so it is still higher dose cause respiratory depression with carbon dioxide retention, which while excess CO2 production continues respiratory acidosis, अगर कंटिन्यू रहता है हायर डोजेज तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो दिस आर एडेड डिसोशिएटेड सैलिसिलिक एसिड एज वेल एज मेटाबॉलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एज वेल एज मेटाबॉलिक एसिड्स का डिसोसिएशन होगा, विच आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस प्लस मेटाबॉलिकली डिराइव्ड सल्फ्यूरिक एंड phosphoric acid which are retained due to depression of renal function। इनका भी derived and metabolically derived sulfuric and phosphoric which are retained due to depression renal failure की वजह से इनका भी एक्सक्रीशन नहीं होगा और ये रिटेन होंगे बॉडी में, और दूसरे मेटाबॉलिक एसिड्स का प्रोडक्शन भी एक्सेस में हो जाएगा, ये सब होंगे। ऑल दीज कंबाइन टू कॉज अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस सिंस प्लाज्मा बाइटोनेट इज ऑलरेडी लो, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मोस्ट चिल्ड्रन manifest this phase during salicylate poisoning, while in adult it is seen in later stage of poisoning only। बच्चों में ये मैनिफेस्ट दिस फेज ड्यूरिंग सैलिसिलेट पॉइजनिंग में होगा, पर एडल्ट्स में लेटर स्टेज में पता चलेगा। डिहाइड्रेशन अकर्स इन पॉइजनिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड वाटर लॉस इन यूरिन, डिहाइड्रेशन होगा तो कंपनी सोडियम एंड पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट, इंक्रीज स्वेटिंग एंड हाइपोवेंटिलेशन ये सब हमें करना पड़ेगा। सो these were all the effects at different dosage levels of aspirin। इसमें अब सीरियस पे क्या इफेक्ट आएगा। एस्पिरिन हैज़ नो डायरेक्ट इफेक्ट इन थेरापेटिक डोजेस, थेरापेटिक डोज में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। लार्जर डोजेस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट टू मीट इंक्रीज्ड पेरिफेरल ऑक्सीजन डिमांड। अगर लास्ट डोज में देते हैं तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो पेरिफेरी पे ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है एंड कॉजेज डायरेक्ट वाज़ोडाइलेटेशन होगा। टॉक्सिक डोजेस डिप्रेस वाज़ोमोटर सेंटर, टॉक्सिक डोजेस देने से वाज़ोमोटर सेंटर पे डिप्रेशन होगा। बीपी फॉल हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज कार्डियक वर्क एज वेल एज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। congestive heart failure will be precipitated in patient with low cardiac service, low cardiac reserves। जिनमें cardiac reserves कम है उनमें cardiac congestive heart failure जो है precipitate हो सकता है। just a second here। okay, सीरियस में हमने देखा टॉक्सिक डोजेज पे डिप्रेशन होगा, बीपी कम होगा, रिटेंशन और कार्डियक वर्क बढ़ने की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो सकता है। बाकी नॉर्मल ऑक्सीजन डिमांड वगैरह बढ़ने की वजह से, डायरेक्ट वाज़ोडाइलेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। GIT की हम बात करें, aspirin and released salicylic acid irritate gastric mucosa, cause epigastric distress, nausea and vomiting. At higher dosage it stimulates CTZ as well as vomiting has a central component also। okay, तो इरिटेट करता है ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है,
नाउजिया वॉमिटिंग होगी, और हाई डोजेज पे वॉमिटिंग सेंटर जो है कंपोनेंट ऑल्सो एक्टिवेट होगा। एस्पिरिन remains unionized and diffusible in the acid gastric juices, but on entering the mucosal cell it ionizes and becomes indiffusible. This ion trapping in gastric mucosal cell enhances gastric toxicity. ओके, ये अनआयोनाइजेबल एंड डिफ्यूजिबल रहेगा गैस्ट्रिक जूसेस में, बट ऑन एंट्रिंग म्यूकोजल सेल्स में जाके आयोनाइज हो जाता है एंड बिकम इनडिफ्यूजिबल हो जाता है। इसमें से वहाँ पे उसका एंट्रैपमेंट हो जाएगा। तो आयन ट्रैप इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजल cells enhances gastric toxicity. Further, aspirin particles come in contact with gastric mucosa, promotes local back diffusion of acid, focal necrosis of mucosal cells and capillaries. फिर क्या होता है, एस्पिरिन के पार्टिकल्स जो हैं वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएंगे, तो लोकल बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से फोकल नेक्रोसिस होगा म्यूकोजल सेल्स का और कैपिलरीज का। इसी वजह से अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, कंजेशन एंड माइक्रोस्कोपिक हेमोरेज वगैरह होगा। The occult blood loss in stool is increased by even a single tablet of aspirin. Occult blood loss in stool के अंदर blood loss increase हो सकता है by single tablet of aspirin. It average 5 milligram per day at anti-inflammatory dose. इसकी बेसिक एवरेज इसका डोजेज है। Hematemesis occurs occasionally, may be a isosynthetic reaction. Soluble aspirin tablets containing calcium carbonate, citric acid and other buffered precipitations are less liable to cause gastric ulceration. इसके लिए इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और अदर बफर्ड प्रेसिपिटेशंस आती हैं, इसकी वजह से ये गैस्ट्रिक अल्सरेशन के लिए लेस लायबल हो जाता है। सॉल्युबल एस्पिरिन टैबलेट्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और ये बफर्ड, क्योंकि एक्चुअली स्टार्टिंग में अनआयोनाइजेबल अनडिफ्यूजिबल होता है, फिर ये म्यूकोजल सेल्स में इनडिफ्यूजिबल होता है, इट आयोनाइज होता है वहाँ पे जाके म्यूकोजल सेल्स में, फिर वहाँ एंट्रैपमेंट हो जाता है, फिर गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी करता है, बैक एसिड डिफ्यूजन करा के स्किन से नेक्रोसिस हो जाता है कैपिलरीज का, इन सब का। ठीक है, तो उसको डिफ्यूजिबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। यूरेट एक्सक्रीशन की हम बात करें तो डोज रिलेटेड इफेक्ट इज सीन ऑन दिस डोज, यूरेट रिटेंशन एंड एंटागोनिज्म ऑफ ऑल अदर यूरिकोसूरिक ड्रग्स। यूरेट में रिटेंशन एंड एंटागोनिज्म ऑफ ऑल अदर यूरिकोसूरिक ड्रग्स होगा। 2 to 5 ग्राम पर डे देंगे तो वेरिएबल इफेक्ट ऑफन नो चेंजेस। ग्रेटर दैन 5 ग्राम अगर हमने दिया है पर डे तो इंक्रीज्ड यूरेट एक्सक्रीशन होगा। एस्पिरिन इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज इन क्रॉनिक काउट, जो काउट का क्रॉनिक पेशेंट है उसके लिए सुटेबल नहीं है फॉर गिविंग दिस। ओके, ब्लड में इसका क्या इफेक्ट आता है, लेट्स सी दैट। ब्लड एस्पिरिन इवन इन स्मॉल डोजेस irreversibly inhibit TXA2 synthesis by platelets, thus even small dose में भी irreversibly inhibit करता है, thus it interferes with platelet aggregation and bleeding time is prolonged to nearly twice. Okay, प्लेटलेट एग्रीगेशन में इंटरफेयर करेगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा ट्वाइस
हो जाएगा। दिस इफेक्ट लास्ट फॉर अबाउट अ वीक, टर्न ओवर टाइम ऑफ प्लेटलेट्स अबाउट अ वीक तक इसका इफेक्ट रहता है। लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ लार्ज डोसेस डिक्रीज synthesis of clotting factors in liver and predisposes to bleeding, can be prevented by prophylactic vitamin K therapy। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाकी विटामिन के की थेरेपी देकर पहले, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटेक से सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन लिवर एंड प्रीडिस्पोजेस टू ब्लीडिंग ये सब कम होगा। इसको प्रिवेंट करने का ये तरीका है कि प्रोफाइलैक्टिक विटामिन के की थेरेपी दी जाए। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, दैट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक, वो देखेंगे हम। फिर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, इंटरैक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। Okay, so from pharmacokinetics of the aspirin I will continue in the next video. Thank you so much.